4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभय दुबे जी के संग रोज़ शो करता हूँ और मैंने उनसे पूछा कि जितनी सोचा था फजीहत संसद में उससे ज़्यादा हो गई सरकार की। राजनाथ सिंह खड़े हुए जवाब ही नहीं दे पा रहे थे कि ट्रम्प चचा बीच में कर क्या रहे थे। गोगोई ने तो बिल्कुल धुलाई कर दी। गोगोई ने राजनाथ सिंह ने कहा पीओ के लिए हासिल करना लक्ष्य नहीं था। गोगोई ने पूछा क्यों नहीं था? राजनाथ सिंह बोल रहे थे राहुल गांधी खड़े हो गए बीच में कि ऑपरेशन रोका क्यों था? अब समझ में आया कि सरकार इस सत्र को टालना क्यों चाहती थी। सरकार ये सत्र करना क्यों नहीं चाहती थी। सारी चीजें सामने आ गई क्योंकि कांग्रेस ने बहुत बुरी तरह, पूरे विपक्ष ने बहुत बुरी तरह धुलाई कर दी सरकार की। प्रधानमंत्री कहाँ थे? क्या प्रधानमंत्री ने कार्यभार राजनाथ सिंह को दे दिया? ये अभय दुबे जी ने मुझसे पूछा। शानदार बातचीत है, ले चलता हूँ अभय दुबे जी के पास, पूरी सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और सुनते हैं अभय दुबे जी की बात। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। संसद शुरू हुई और पूरे देश को समझ में आ गया कि आखिर सरकार क्यों नहीं चाहती थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो। कुछ घंटों में ही पूरी कलई खुल गई। शुरुआती दौर में तो हंगामा हुआ, सदन 2 बजे तक स्थगित हुई, लेकिन फिर विपक्ष शांत रहा और फिर राजनाथ सिंह ने बोलना शुरू किया। लेकिन वही हुआ कि कोई जवाब नहीं था रक्षा मंत्री के पास। कोई जवाब नहीं था कि ट्रंप ने क्यों हस्तक्षेप किया, इसका कोई साफ साफ जवाब नहीं था। कहा कि ये मत पूछिए हमारे कितने जहाज गिरे, ये पूछिए उनके कितने जहाज गिरे। विपक्ष सही सवाल नहीं पूछ पा रहा। और गगोई ने तो खड़े होकर आज पूरी सरकार की धुलाई कर दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य नहीं था कि हम पीओ को लेते। गगोई ने कहा क्यों नहीं था, और बात भी सही है। आपको एक अमित शाह का भाषण याद होगा, उन्होंने संसद में बहुत चिल्लाते हुए कहा था कैसी बात कर रहे हैं, पीओ के भारत का हिस्सा है, हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे। और जब पीओ के हाथ में आने आते रह गया तो चचा ट्रंप के कहने से मोदी जी शांत हो गए, ऐसा विपक्ष का आरोप है। लेकिन आज जो सरकार की फजीहत हुई है उससे एक बात तो साफ हो गई कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सरकार के पास कुछ कहने को नहीं था, इसीलिए शायद वो चर्चा को या इस सत्र को टाल रही थी कि ना बुलाना पड़े। आपका क्या मानना है? पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूं, और आपसे नहीं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से क्यों अनुपस्थित थे। हम लोग पहले भी 4 PM के मंच पर ये बात उठा चुके हैं। मेरा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर कोई छोटी मोटी चीज नहीं था। करगिल के बाद में पाकिस्तान से पहली 4 दिन लंबी फौजी झड़प हुई थी। एक ऐसी झड़प हुई थी जिसमें दोनों तरफ से लोग मारे गए, और एक बार की ऐसा लगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर एक एटमी युद्ध छिड़ने का भी अंदेशा है। और उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका कूदा, उसके अंदर सऊदी अरब ने भागीदारी की, चीन और तुर्की पाकिस्तान की तरफ से पहले से ही उनकी तरफ भागीदारी कर रहा था। तो एक इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री इस बहस से गायब क्यों रहे? पहली बात तो ये है। यही मैं सवाल ही उठाता हूं, क्या भारत के प्रधानमंत्री ने देश का नेतृत्व करना छोड़ दिया है? क्या सत्ता की बागडोर उनके हाथ में नहीं है? क्या उन्होंने सत्ता की बागडोर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को दे दी है? अगर दे दी है तो उन्हें घोषित रूप से प्रधानमंत्री बना दिया जाए या कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाए। भाई, अगर सारे काम राजनाथ सिंह जी को ही करने हैं, अगर सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व भी राजनाथ सिंह जी को करना है, अगर एनडीए की जो बैठकें होती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो भी राजनाथ सिंह जी के घर पे होती हैं, अगर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो बहस होती है उस बहस का आगाज भी राजनाथ सिंह जी करते हैं, और अभी तक कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई गारंटी शुदा खबर नहीं है, कहीं कोई कार्यक्रम की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री इस पूरी बहस का कोई जवाब देंगे। वो तो मालदीव के साथ संबंध अच्छे करने में लगे हुए हैं। मालदीव कितना महत्वपूर्ण देश है, सारी दुनिया मालदीव के कहने पे चलती है। मालदीव के साथ भारत के संबंध अच्छे होना जरूरी है, ऑपरेशन सिंदूर पे बहस होना उतनी जरूरी नहीं है। तो पहला सवाल तो ये है, इस सवाल का ये मैं मानता हूं कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं रॉन्ग फुट से शुरू कर। सरकार ने इस सत्र की शुरुआती रॉन्ग फुट से की है। सरकार ने इस शुरुआती ये कि पहले ओवर में ही शायद सारे विकेट गिर गए इनके, इस किस्म की इन्होंने शुरुआत की है। बहरहाल जो भी हो,
अब राजनाथ सिंह जी ठीक बोलते हैं, तैयारी करके आए थे, मैंने उनका भाषण भी सुना, और लेकिन जो असली मुद्दे थे, उन मुद्दों का जवाब उनके पास नहीं था। जाहिर है कि अगर प्रधानमंत्री होते तो उनके पास भी नहीं होता जवाब वो, क्योंकि ये सरकार न जाने कब से छाती ठोक के ये दावा कर रही है कि हमको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर चाहिए, हमको पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए। आप जवाहरलाल नेहरू की लानत मलामत करते हैं, आप इंदिरा गांधी की लानत मलामत करते हैं, आप न जाने क्या क्या बोलते हैं, टीवी पे कौन कौन सी आपके प्रवक्ता कलाबाजियां खाते हैं कि लेकिन कि पाक अधिकृत कश्मीर इन लोगों को ले लेना चाहिए था। खुद गृह मंत्री सदन में खम ठोक कर ये कह चुके हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर क्यों नहीं लेना चाहिए था। आज देश का रक्षा मंत्री खुद अपनी पहलकदमी पर अपने आप ही स्वीकारता है कि पाक अधिकृत कश्मीर हासिल करना हमारा मकसद नहीं था। तो अभी तक आप क्या पब्लिक को उल्लू बना रहे थे? क्या सारे देश की पब्लिक को अभी तक आपके लोग, आपके प्रवक्ता तमाम सारी जो लफाजी कर रहे थे वो झूठी लफाजी थी? वो भी क्या एक जुमला था? क्या पाक अधिकृत कश्मीर के सवाल पे जो बातें की जा रही थी वो महज जुमलेबाजी थी? आज देखिए बाजी पूरी तरीके से पलट गई है। जो बात सरकारी पक्ष कहता था वो बात विपक्ष कह रहा है, वो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वो बात गौरव गोगोई कह रहे हैं, वो बात विपक्षी वक्ता कह रहे हैं कि भाई जब आपकी स्थिति इतनी मजबूत थी, पाकिस्तान लड़ाई शुरुआत से ही हार चुका था, तो फिर आपने एक दबाव और क्यों नहीं दिया? आखिरकार वो क्या कारण था इसकी वजह से आपने दबाव नहीं दिया? बार बार आप कहते हैं कि भाई पिछली सरकारें जो हैं, राजनाथ सिंह जी के जो भाषण में सुन रहा था तो उसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारें जो हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करती थी, वो घुस के नहीं मारती थी। हमारी सरकार का तरीका बदल गया है। अब राजनाथ सिंह जी शालीन आदमी है, तो उन्होंने कहा कि मैं पिछली सरकारों की आलोचना नहीं कर रहा हूं। आप देखिए उन्होंने क्या कहा, मैं पिछली सरकारों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, और उस वक्त उन्हें जो वो करना उचित समझते थे उन्होंने किया, लेकिन हमारी सरकार का तरीका अलग है, उन्होंने कहा। अब सवाल ये है कि इस सरकार का तरीका क्या है जो अलग है? इस सरकार का तरीका यह है कि पहले आप लफाजी कीजिए, बड़ी बड़ी बातें कीजिए, बड़ी बड़ी उम्मीदें बधाइए, और जब असली मौका आए तब आप सिकुड़ के बैठ जाइए एक कोने में। तो ये जो पूरा ये जो पूरा तथ्य प्रकाश में आया है, मतलब अब तो कम से कम ये चीज साबित हो गई है पूरी की पूरी, और आपने वास्तव में ये मौका खो दिया। पाक अधिकृत कश्मीर आप नहीं लेते कि नहीं लेते, लेने के बाद क्या स्थिति बनती, ये तो बाद में पता लगती। ठीक बात, बिल्कुल सही बात ये है तो बाद में पता लगती, लेकिन सवाल ये है कि आपका इरादा क्या था? किस इरादे से आपने ये लड़ाई शुरू की? आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसको आप कहां तक ले जाने वाले थे? भाई शुरुआत में ही इन्होंने क्या किया, एक बार फिर से उस चीज को दोहरा देना उचित है। शुरुआत में ही इन्होंने अपनी सेनाओं को ये निर्देश दिया कि केवल आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला किया जाएगा। इस तरीके से उन्होंने पहले ही सेना के हाथ बांध दिए। प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों किया गया? आखिरकार अगर आतंकवादी पाकिस्तानी फौज के और पाकिस्तानी रक्षा प्रतिष्ठान के सहयोग से, उनके प्रोत्साहन से, उनकी साजिश से ही आगे बढ़ रहे। अभी खबरें आ रही हैं कि भाई वहां जितनी जगहों पर भारतीय मिसाइलें गिरी थी या भारतीय बम गिरे थे, उन सब जगहों के पुनर्निर्माण के लिए पाकिस्तान ने कई 100 करोड़ रुपए आतंकवादी संगठनों को दिए हैं, और वो बहुत तेजी के साथ उन जगहों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, अपने मुख्यालयों को दोबारा बना रहे हैं ताकि फिर से वहां से अपनी आतंकवादी गतिविधियां शुरू करें। देश के अखबारों में ये खबर छप रही है। आप पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। ये काम कौन करवा रहा है? ये अमित शाह के साहबजादे करवा रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लेकर भारतीय क्रिकेट तक के इंचार्ज हैं। आपने जितनी भी पाकिस्तान के ऊपर जो आपने पाबंदियां लगाई थी, वो सारी की सारी पाबंदियां तकरीबन हट चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही ना हो, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई झड़प हुई ही ना हो, सब कुछ सामान्य चल रहा हो, जैसे कि मान लीजिए बैसरण घाटी में पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा वो कत्लेआम किया ही नहीं गया हो। इस तरह की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है, मैंने पहली बार
जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं 2004-2014 से, मैंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इतने कमजोरी के साथ में बल्लेबाजी करते हुए देखा है। मौका भी जब ऐसे ही था विपक्ष ना, के किसी भी प्रश्न का जवाब इनके पास नहीं है, मतलब मौका भी किसी तरीके से सदन का सत्र बुलाना था, उसमें चर्चा करनी थी, इससे बच नहीं सकते थे। देर काफी की, काफी खींचते रहे उसको, ना जितनी देर हो सके उतनी अच्छा है। उसके बाद वो चर्चा हो रही है, सरकार की तरफ से एक मुरझाई हुई किस्म की चर्चा हो रही है, विपक्ष के सवालों का इन लोगों के पास जवाब नहीं है। और मैं ये मानता हूं, और मेरे ऐसे बहुत से लोग ये बात मानते हैं, कि ये सवाल जो आज हम लोग उठा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के मन में भी यही सवाल है। हाँ बिल्कुल है, लोग कहते हैं, मुझसे ही कहते हैं, हाँ, बीजेपी ये के एक लोग। बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि उनके समर्थक भी ये जो बातें हम लोग कह रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं, वो लोग भी सोच रहे हैं। भले वो सार्वजनिक मंचों पे ना कहते हो, बयान ना देते हो, लेकिन मन में तो उनके पीड़ा है, क्योंकि बिल्कुल। पीओके लेंगे, इतना नारा हो गया था ना, इतनी चर्चा हो नहीं, गई थी आपसी पीओके। बातचीत में बहुत है। देखिए, आपसी बातचीत में बहुत है। आपसी बातचीत में अब जो लोग आपसी बातचीत करें, उसमें सब बात निकल के आती है साफ तौर पर। तो गगोई ने तो ये कहा कि अब तक जितने बड़े हमले हुए हैं, उरी का हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, सब आपकी तो राज में हुए हैं। आपने किस में क्या कर लिया? पुलवामा के मास्टरमाइंड कौन था, कैसे आरडीएक्स आया, कैसे क्या हुआ, आज तक नहीं पता। उरी में तो कमाल कर दिया था, आईएसआई की टीम आ गई थी जांच करने के लिए, बताइए, कभी आज तक नहीं हुआ। तो कौन जितने बड़े हमले हुए हैं, वो सब तो आप ही के राज में हुए, आप ही के टाइम में हुए। और राहुल गांधी बीच में खड़े हुए, जब राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके वाला मामला नहीं था, तो राहुल खड़े हो गए, बोले क्यों नहीं था, मतलब होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि ऑपरेशन रोका क्यों आपने, तो ऑपरेशन किसके कहने पे, लेकिन जवाब नहीं था राजनाथ सिंह का। तो विपक्ष अभी तो और हमले करने में लगातार लगेगा। क्या लग रहा है कि कोई कोई ठोस अब उपाय देखिए, हो इस पाएगा? वक्त जिस वक्त ये चर्चा चल रही थी, उसी वक्त टीवी पे वो खबर चलनी शुरू हुई कि ऑपरेशन महादेव में 2 उन आतंकवादियों को मार दिया गया है जो बैसवन घाटी तीन के तीन हाँ, नहीं, तीन 3 में से तीन 2 बता रहे हैं उनके हैं। हाँ, दो 3 दो मारे गए हैं, 3 मारे गए हैं, और उसमें कह रहा है 2 की शिनाख्त उन आतंकवादियों के तौर पे हुई है, जो आतंकवादी मूसा के खास आदमी थे, जो वहां पर जो गोलियां मारी जा रही धर्म पूछ के, वो करने वाले थे। ये खबर जो है वो आई। और इस खबर को दिखाने की प्रक्रिया में गौरव गोगोई का भाषण नहीं दिखाया गया। कम से कम एक चैनल, जिस चैनल को मैं देख रहा था, उस पर तो स्थिति ये थी। उन्होंने कहा गौरव गोगोई भाषण दे रहे हैं, तो वो गौरव गोगोई ने उसको धन्यवाद दे रहे थे कि आपने हमारी बात सुनी, उसके लिए धन्यवाद। हाँ, तो वो लेक्चर नहीं सुनाया गया। बहुत सारा राजनाथ सिंह जी का लेक्चर भी मारा गया इसमें, उस खबर को दिखाने में राजनाथ सिंह जी का भी पूरा लेक्चर नहीं हुआ, लेकिन गौरव गोगोई से ज्यादा सुनाया गया। तो अब वो खबर, उस खबर को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे कि सरकार बहुत लंबे अरसे से, वो लोग छुपे छुपे घूम रहे थे, सरकार लंबे अरसे से उनका पीछा कर रही थी, किसी तरीके से उनको ट्रैप करने के चक्कर में थी। और फिर जब सरकार को खबर मिली, तभी ऑपरेशन हुआ। मैं सरकार का जो सरकार ने जो तथ्य पेश किए है, मैं उससे उन तथ्यों से कोई झगड़ा नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये जांच पड़ताल कर रही थी बैसरण घाटी की घटना के बाद में, उसने जो स्केचेस जारी किए थे, उन स्केचेस को जब देश के एक बहुत बड़े अखबार ने बताया कि वो स्केचेस तो असली नहीं, वो स्केचेस तो उन लोगों के हैं नहीं जिन लोगों के ऊपर ये आरोप है, हत्या करने का आरोप है, उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल और सरकार, ये सब लोग खामोश क्यों रहे? उन्होंने उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? तो ये सब चीजें जो है वो मिला के पूरे माहौल को कुछ ऐसा बना देती हैं जिससे ऐसा किसी बात पर यकीन नहीं होता, खुशी नहीं होती अंदर से, बहुत ही ये नहीं आता अरे भाई ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इस तरह का नहीं होता। मैं किसी चीज पे संदेह नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चूंकि पहले से आपने साफगोई नहीं बरती, पहले आपने देश के साथ में चीजें ठीक से साझा नहीं की, और जो साझा की मतलब उनके ऊपर भी शक का साया पैदा हो गया। तो अब आप जो कह रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि संसद में जो बहस हो रही है, उस बहस को अपने पक्ष में उसका माहौल पूरा करने के लिए ये खबर जारी की गई है। मैं तो ये मानता हूं कि ये खबर बिल्कुल सही है, लेकिन आपने जो माहौल बना दिया है, उस माहौल का असर इस प्रकार का है। लेकिन अभय जी, मैं इसके दूसरे तरफ से बात करता हूं। मैं उस समय चांस की बात है, मैं आज तक चैनल पे डिबेट देख रहा था पार्लियामेंट की, अचानक ये खबर फ्लैश हुई।
और खबर फ्लैश हुई कि सेना ने 2 आतंकवादी मार दिए और तुरंत फ्लैश हुई कि पहलगाम के आतंकी मारे गए। मैंने तुरंत इंडियन आर्मी का ट्विटर अकाउंट खोला, आर्मी की तुरंत आर्मी कोट करती है। सेना ने कहीं उस समय तक ये नहीं बताया था कि कहाँ आतंकी मारे गए, कैसे आतंकी मारे गए। फिर उसी चैनल पे 10-15 मिनट बाद खबर चली कि डेड बॉडी अभी कब्जे में नहीं आई है, ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं, आतंकवादी मारे गए। ड्रोन से तस्वीरें हैं कि आतंकवादी मारे गए, लेकिन चैनल ने चला दिया कि पहलगाम के आतंकी मारे गए। अभी ड्रोन की क्या तस्वीरें हैं, कौन आदमी पड़ा हुआ, इसका चेहरा भी नहीं आया, लेकिन चैनल पे चल गया कि पहलगाम के आतंकी मारे गए। अब मुझे बताइए, जो आप कह रहे हैं कि संदेह की बात, ये गोदी मीडिया सेना के ऑपरेशन को भी ऐसा संदेह में क्यों डालता है? इतनी बहादुरी से सेना काम करती है, उधर से गोली चल रही हो, हमारे ना जाने कितने कश्मीर में इस सरकार में बहादुर सैनिक शहीद हो गए हैं। कम आसान बात नहीं होता, एक से एक आधुनिक हथियार लेके आतंकवादी हमला करते हैं, लेकिन आप ऐसी खबरें चलाकर पूरे ऑपरेशन पे संदेह के बाल एक बादल मंडरा देते हैं ना, कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो पहलगाम के आतंकी हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट, इसी बात की तरफ मैंने इशारा किया। अब देखिए, धीरे धीरे करके इसकी और परतें उठ खुलेंगी और हम लोगों के सामने पूरे तथ्य आएंगे। और सेना का प्रवक्ता जब तक इस बात को नहीं कह देता खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हाँ, तब तक पूरी बात को कैसे हजम किया जाए, पूरे तथ्यों को कैसे समझा जाए। जब सेना का प्रवक्ता बात करेगा प्रेस पत्रकारों के सामने, कोई पत्रकार पूछ भी सकता है कि भाई ये पहले जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जो स्केचेस जारी किए थे, उन स्केचेस का क्या इन लोगों से कोई ताल्लुक है? ठीक बात क्या उन, हाँ, मतलब ये सब बातें स्पष्ट होके आनी चाहिए। ये सब बातें जब स्पष्ट होंगी तब और बात समझ में आएगी। हम तो चाहते हैं इसके ऊपर विश्वास करना, हम तो चाहते हैं कि भाई देश की रक्षा एजेंसियां जो है वो देश की रक्षा में कामयाब हो, देश का सम्मान ऊंचा करें। सरकार इस तरह का माहौल बना देती है कि समझ में ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें। अब वो चैनल पे खबर चल रही है पहलगाम के आतंकी मारे गए और फिर लिख के रहा सूत्र। पहले तो घोषणा कर दी मारे गए, अब चल रहा है सूत्र। सूत्र आ गए, सूत्र आ गए। पहले तो घोषणा हो गई, पार्लियामेंट का टाइम निकल गया, गगोई का भाषण निकल गया, अब सूत्र आ गए। ये चीजें बड़ी खराब हैं कि एक आर्मी के ऑपरेशन को भी, जैसे गगोई ने कहा कि हम तो उस समय चैनल देख के लग रहा था कि हम सुबह कराची में उठने वाले हैं, क्योंकि चैनलों ने तो कराची और लाहौर सब जगह पहुंचा दिया था कि कुछ तो अपने स्टूडियो में चाय वाय भी दिखा रहे थे, कराची की चाय। कल सुबह हम कराची की चाय पियेंगे। एक आर्मी का एक्स आर्मी अफसर कितनी बेहूदी तरह से कमेंट कर रहा था, एक आध देश से संबंध बिगड़ते रह गए। तो मीडिया का जो निकृष्टतम रूप हो सकता होगा, आप इतने टीवी चैनलों में जाते रहे, अभी भी जाते हैं, मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन शायद इससे ज्यादा खराब कभी किया होगा, या ये वो दौर आ गया है? मुझे तो लगता है कई वर्ष से मीडिया अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना उसने बंद कर दिया है, कई साल से। इसमें इसी तरह की ओछी तिकड़में की जाती हैं जिसका आपने अभी जिक्र किया है, कि पहले तो आपने खबर चला के और जोरदारी के साथ खबर चला के आपने सत्ता पक्ष की मदद करनी चाहिए, और फिर जब वो बहस का वक्त पूरा हो गया, वो क्षण निकल गया, उसके बाद आपने सूत्र वाला सवाल लगा दिया। ये तो गनीमत रही कि पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया। हाँ, सही बात है। प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देते या विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देते। अभी कुछ भी नहीं पता है, कुछ देर बाद वो खबर क्या निकले। अभी तो एक चैनल को मैं देख रहा था, उसके ऊपर वहां कश्मीर के एक संवाददाता बहुत लंबी चौड़ी हाँक रहे थे। ऐसा लगता था कि एक एक पल की उन्हें खबर पता है, पूरी इस तरह की बात बता रहे थे। देखिए क्या होता है, ये बहुत अजीब सी बात है। मीडिया की स्थिति तो ऐसी है कि मीडिया तो बिल्कुल एक ही काम मीडिया का रह गया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गोटी लाल हो, इसके अलावा मीडिया और कुछ करना ही नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक बात है, ये स्थिति बड़ी खराब है। तो दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री को नहीं लगता कि अब देश भर में ये बात सवाल उठ रहा है कि आप सदन से क्यों गायब हो जा रहे हो? आप लोकसभा का सामना क्यों नहीं करना चाहते? मंच से, चुनावी मंच से इतनी बड़ी बड़ी बातें, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है संसद। संसद चलती नहीं है वैसे भी, इतने दिनों बाद तो बुला रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत विशेष सत्र बुलाना चाहिए था, बतानी चाहिए थी देश को, लेकिन इतने दिनों बाद हो रही है, उसमें भी आप गायब हो जा रहे हो। तो लगता नहीं है मोदी जी को, देश को ये बात समझ में आ रही है, उनको रहना जरूरी है, रहना चाहिए उनको, प्रधानमंत्री हैं वो देश के। मोदी जी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं संजय जी, आप कितना भी कहें और मैं कितना भी कहूं, मोदी जी हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो अब कुछ किसी और उसमें पहुंच चुके हैं। मतलब उनकी जो मानसिक स्थिति है कुछ अलग तरह की स्थिति है। ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जरा सी बात के ऊपर आगे बढ़कर देश का नेतृत्व करने का दावा करते थे, आते थे, भले हमें उनकी बात पसंद आए ना, लेकिन वो तो अपनी बात मजबूती से कहते ही थे। अब तो प्रधानमंत्री अपनी बात कहने के लिए मौजूद ही नहीं है।
और ये क्या देख हो के गया? बहुत नहीं हो क्या देखिए, गया? हैं? हो नहीं, क्या नहीं गया सत्ता प्रधान? उनको 2024 में ये लग गया, लोकसभा चुनाव में जैसे ही उनकी हाथ से बहुमत छिना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सत्ता में साझेदारी करनी शुरू कर दी। और ये एक ऐसी साझेदारी है, इसमें संघ के हाथ में सत्ता का प्रतिशत अधिक है और नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता का प्रतिशत बहुत कम है। सबसे बड़ा प्रमाण है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बने रहना। यही अपने आप में सबसे बड़ा जीवित प्रमाण है, जीवंत प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में और अमित शाह के हाथ में अब सत्ता नहीं है। अगर इन लोगों के हाथ में सत्ता होती तो इन्होंने आदित्यनाथ जी को गोरखपुर वापस भेजने के पूरे इंतजाम कर दिए थे। कुछ नहीं हो तो केवल भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जो जांच समिति बैठी हुई थी, उस जांच समिति की रिपोर्ट ही पढ़ लीजिए, जो ठीक बात। रिपोर्ट खुलकर लोकसभा की पराजय की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के ऊपर डालती थी और सरकार के ऊपर डालती थी, उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ का बाल भी बांका ये लोग नहीं कर पाए। इस बात का पहला प्रमाण, ये बात पहला और सबसे बड़ा प्रमाण है कि सत्ता इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लगता है कि अब वो दौर आ गया कि जब हम इन दोनों लोगों को, गुजराती टीम को समझ में आ रहा है कि चीजें, सत्ता धीरे धीरे हाथ से खिसक रही है, संघ मजबूत होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे इतनी बातचीत की। थैंक यू। सुना आपने, ये थे अभय दुबे जी। आप ये पूरे लॉजिक से, पूरे तर्कों से सहमत होंगे? सहमत हो तो अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।